सेहतमंद पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। नाज़रीन, सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल और ख़ास तौर पे सेहत आमा के जो मसाइल हैं उनके ऊपर हमने प्रोग्रामों का सिलसिला जारी किया और उसे जारी रखे हुए हैं। गो के कौमी सतह पे सैलाब से तवज्जो कुछ हटती जा रही है, लेकिन सेहत आमा के मसाइल जूँ के तूँ हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की सेहत और ख़ास तौर पे एमरजेंसीज़ और या सैलाब के हवाले से उनकी जो सेहत के मसाइल हैं उन पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ का, और ख़ास तौर पे मच्छर से पैदा होने वाला मलेरिया और डेंगू। तो इन दोनों मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज मेरे प्रोग्राम में शामिल हैं सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर साजिद सूफ़ी साहब, जो कि बच्चों की सेहत के माहिर हैं, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं आगा खान यूनिवर्सिटी में। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, जो कि डायरेक्टर हैं कौमी प्रोग्राम बराए मलेरिया और डेंगू। तो सबसे पहले प्रोफेसर साजिद सूफ़ी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आप अभी हाल ही में अंदरून सिंध अपनी टीम के साथ तशरीफ़ ले गए थे, तो सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आपने वहाँ क्या देखा। थैंक यू जी डॉक्टर ज़फ़र, आपने मौका दिया और बुलाया। जो एक्चुअली जो मीडिया में है या जो हम यहाँ बैठ के बात कर सकते हैं कि सैलाब से कितनी एक तबाही हुई, वो जब आप वहाँ जाएं फिज़िकली वो उससे कहीं ज़्यादा है। कोई मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन डिस्प्लेस हुई है, स्पेशली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो बड़े बैडली अफेक्टेड है, दादू है, कंबर शहजाद कोट है, सांगड़ है, कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जब फ्लड आया था तो आगा खान यूनिवर्सिटी ने एक फ्लड रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया था विद इमीडिएट रिलीफ के तौर पे। तो 3 काम आप कर सकते थे कि आप एक शेल्टर प्रोवाइड करना था, फूड प्रोवाइड करना था, और दूसरा आप उनकी जो हेल्थ नीड्स थी कि उस पे फोकस कर सकते थे। हम क्योंकि एक हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर हमारा मेन डोमेन था, तो हमने हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए थे इमीडिएटली थ्रू आउट पाकिस्तान। कोई 1200 के करीब हमने हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कराए इन ये फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में। वो फिर हमने 1200 के बाद ऑपरेशन क्लोज कर दिया था। तो एक जो सिचुएशन है वहाँ पे कि मैं वो शेल्टर और फूड की तो बात नहीं करता, हेल्थ की बात करता हूँ। हेल्थ में हमने कोई ये 1200 कैंप्स में अराउंड 4 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स जो है कि उनको सर्विसेज प्रोवाइड की, जिनमें बच्चे भी थे, औरतें भी थीं, जिनमें प्रेग्नेंट औरतें भी थीं, और हम अडल्ट भी थे। जो डिजीज़ थी, एंड इट्स रियली दे आर डिजर्विंग पॉपुलेशन। जो डिजीज़ कॉमनली हमने देखी, 5 पहले जो डायग्नोसिस हमने वो हमारे कैंप्स में जो डॉक्टर्स सर्विसेज दे रहे थे उन्होंने इस्टेब्लिश किए। उनमें एक तो ये डायरियल डिजीज़ थी जिसे आप गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। दूसरा जो है कि सस्पेक्टेड डेंगू था, ये मलेरिया था, इसके अलावा अनीमिया था, मेल न्यूट्रिशन ऑलरेडी सिंध में बहुत है और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इसके मसाइल थे। तो और इसके अलावा एक और बीमारी जो थी वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी नमूनिया और गले का ख़राब होना। तो ये ज़्यादा कॉमन केसेस वहाँ पे थे। मुख्तार साहब, आपसे पूछूंगा, आप वज़ारत सेहत में, कौमी वज़ारत सेहत में डेंगू और मलेरिया के मामलात को देखते हैं बतौर कौमी डायरेक्टर के, तो आप, मुझे ये भी मालूम है कि आप ख़ुद भी जाते रहे हैं इन इलाकों के अंदर, और हाल ही में आप इन डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा भी करके आए हैं। मैं भी गया था। मुझे तो वहाँ बाज़ जगहों के ऊपर शाम के वक्त ख़ास तौर पे छोटे छोटे बादल थे जो कि मच्छरों के बादल थे, और मुझे समझ नहीं आती थी कि इंसान इस माहौल में कैसे रह सकता है। तो आप भी हमें ज़रा थोड़ा सा एक तो अपने मुशाहिदात के बारे में भी बताएं, और दूसरे ये कि मलेरिया और डेंगू की क्या सूरत हाल है और हम उनसे बचने के लिए क्या कर रहे हैं। यकीनन इस वक्त जो मलेरिया की सिचुएशन है, इसमें एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि मलेरिया जब
सैलाब चल रहा होता है उस वक्त उसका इतना इंसिडेंस नहीं होता। असल मसला होता है जब सैलाब ख़त्म हो जाता है, पानी स्टेगनेंट हो जाता है, पानी खड़ा हो जाता है, फिर मच्छरों की अफजाइश बढ़ जाती है। इस साल जो हमें मलेरिया के केसेस आने शुरू अगस्त में ही आने शुरू हो गए थे और सितंबर में तो हमारे केसेस आलमोस्ट 3 टाइम बढ़ चुके थे और 5 सितंबर 3 टाइम्स मतलब नॉर्मल से 3 गुना बढ़ चुके थे क्योंकि सैलाब सितंबर में ज़्यादा वर्ष हुआ है। लेकिन इस सैलाब के दौरान ही पहली दफ़ा हमारी पिछली 50 साल की तारीख में पहली दफ़ा में महसूस हुआ कि हम स्टेट ऑफ एमरजेंसी में मलेरिया के लिए मलेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारे मलेरिया केसेस, चूँकि मैं ये बता कि हमारे पास कंट्री के अंदर 60 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके अंदर मलेरिया बहुत ज़्यादा है, उनमें से 34 डिस्ट्रिक्ट वो है जो फ्लड से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो वहाँ पर हमारा कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट 26 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर मलेरिया 20 गुना ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। 20 गुना ज़्यादा हो। ये हमारी एक बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन आई है। तो ये सिचुएशन तो हमें इस वक्त चल रही है और हमें जो एज ए एक्सपर्ट हमें जो पता भी चल रहा है, हमें एक्सपर्ट ही कह रहा है कि हम इस साल ये फरवरी मार्च अप्रैल तक ये मलेरिया इसी तरह चलेगा। गो के रिडक्शन हुई है कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अच्छा काम भी हुआ है, मौसम की तब्दीली सा कुछ। लेकिन इस साल जो मलेरिया जो मॉस्किटो की जो अफजाइश है, जैसे आपने कहा कि बादल देखे आपने, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हम खुद भी देख कर रहे हैं कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि पानी जगह जगह खड़ा है और वहाँ पर ये ब्रीडिंग हो रही है और उसकी अफजाइश हो रही है और जिस वजह से हमें मच्छरों का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी आपने पूछा हमारा मुशाहदा क्या है, हम फील्ड पे गए थे, WHO के एक्सपर्ट आए थे जिनीवा हेडक्वार्टर से और एमरो रीजन से भी आए थे, उनके साथ फील्ड पे गए तो हमें वहाँ पर मच्छर की एक नई किस्म भी नज़र आई है जो हमें ज़्यादा परेशान कुन हमें सिचुएशन नज़र आ रही है। तो एक तो ये किस्म पहले मौजूद नहीं थी, पाकिस्तान में मौजूद थी, लेकिन जहाँ मलेरिया होता था वहाँ शायद ये बहुत कम थी। इस दफ़ा वो मच्छर की किस्म जो मलेरिया फैलाती है पाकिस्तान में वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आई, जो हमारी एक बहुत आमतौर पे थी वो बिल्कुल नज़र नहीं है, जो हमारी एक बड़ी एक अजीब या कह लें कि हमारे एक परेशान कुन हालात यकीनन है और यकीनन हम इस चीज़ को एड्रेस भी कर रहे हैं। ये मच्छर पाकिस्तान में था पहले, लेकिन इसका मलेरिया के ट्रांसफर में कोई रोल नहीं था पहले। लेकिन अब जो हमें हालात नज़र आए हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल बातें होती हैं कि मच्छर को जब हम पकड़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसने खून पिया हुआ है, फिर खून अब जो हमने मच्छर पकड़ा जो नई किस्म तो नहीं जो मलेरिया के इलाकों में पाया गया वो बाकायदा उसके जिस्म के अंदर खून भरा हुआ है, तो मीन को उसने खून पिया हुआ है। हमारे वो नाजरीन जो थोड़ा बहुत मेडिकल साइंस को समझते हैं उनके लिए आप ज़रा बताइए कि आम तौर पे मलेरिया की जिस मच्छर की वजह से फैलता है उसका क्या टेक्निकल नाम है, और अब जो चेंज आप कह रहे हैं कि एक नई किस्म आई है उसका क्या नाम है? जो हमारा मलेरिया फैलाता है ये हमारा बिफोर पार्टीशन इंडो पाक सबकंट दोनों में ये एक ही मच्छर है जिसको हम एनाफिलिस क्यूलिसिफेसी कहते हैं। जो हमने अब भी मच्छर देखा है उसका एनाफिलिस पुलचेरिमस, ज़रा टेक्निकल नाम डिफिकल्ट, पुलचेरिमस। और ये जो हैरान कुन चीज़ वो ये नज़र आई है कि वो मच्छर जो मलेरिया फैलाता है पाकिस्तान इंडिया में वो बिल्कुल गायब है, वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आया। अच्छा, और उसके यहाँ पर ये पुलचेरिमस इतनी इसकी पॉपुलेशन है तो हम तो खुद इसकी कोई खास वजह इसका ये होगा कोई क्लाइमेटिक चेंज, हम इसको बकायदा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अच्छा। हम इंटरनेशनल एक्सपर्ट के साथ हम बैठे हैं, हम इसको देखें कि क्यों ऐसा चेंज आया है, क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से ये चेंज आ रही है। मैं अब इंशाल्लाह डेंगू के ऊपर भी आपसे बात करूंगा। मैं वापस प्रोफेसर साजिद सूफ़ी के पास जाना चाहता हूं। आपने बात शुरू की थी कि ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे और नौमौलूद बच्चे नियोनेटल जो होते हैं बच्चे 1 महीने के अंदर अंदर जिनकी उम्र होती है और फिर जो एक इन्फेंट्स हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो उनकी सेहत आमा के मसाइल जो हैं वो उनकी क्या सूरत हाल है और इस सिलसिले में क्या किया जा रहा है? जी डॉक्टर जफर थैंक यू। जो एक्चुअली जो वो मैंने कहा कि 3 लाख से ज़्यादा डिलीवरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये कमिंग मंथ्स में जो है कि इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज में होंगी। उसके लिए एक जो हम प्रोग्राम हमने किया है और मेरा ख्याल है कि अदर ऑर्गेनाइजेशन को भी करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड आल्सो थिंक अबाउट इट, कि हमने एक न्यूबॉर्न किट बनाई है। उस न्यूबॉर्न किट में एक तो ब्लैंकेट है, छोटे बच्चे के जो मसाइल हैं, एक तो उसको हेपोथर्मिया के यानी इसको सर्दी से बचाना होता है।
जी, सर्दी से बचाना। सर्दी से बचाना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके अलावा कार्ड केयर है, आई केयर है और उसकी फीडिंग के इश्यूज़ हैं। तो हमने वो एक न्यूबॉर्न किट की है जिसके अंदर एक क्लीन डिलीवरी किट है जिसमें एक स्टरलाइज ब्लेड है, थ्रेड है, एक शीट है, ग्लव्स है, एक सोप है और इसके अलावा बच्चे के लिए हमने क्लोरहेक्साडीन जेल है जो कि ये अम्बलाइकस पे लगाई जाती है। इसी तरह आई केयर के लिए है और मसाज के लिए सनफ्लावर ऑयल का एक बॉटल है। तो ये हमने सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक उसके लिए कह लें कि एक पैकेट कह लें वो बनाया है जो कि हर के थ्रू जो हमारी अपनी वहाँ पे ऑफिसेज भी हैं और अभी जो है कि जितनी हेल्थ फैसिलिटी हैं कि वहाँ पे उनके थ्रू हम जो प्रेग्नेंट वुमेन है जो थर्ड ट्राइमेस्टर में है कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जब ताकि एक तो वो डिलीवरी में यूज़ हो सके और दूसरा जब बच्चा पैदा हो तो उसके लिए यूज़ किया जा सके। प्रोफेसर साजिद साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा इसलिए कि हमने एक ब्रेक पे जाना है। तो नाजरीन, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। तो मुख्तार साहब, ये भी बताइए कि इन इलाकों में जहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब मलेरिया के केसेस आ रहे हैं, तो क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? इन हालात में एहतियाती तदाबीर करनी बड़ी मुश्किल है। लोग घरों से बाहर हैं, ओपन एयर में हैं, हर तरफ पानी है, तो क्या किया जाए? नहीं डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर हम आपस में डिस्कस करते हैं, क्योंकि पता है देखिए आपको पता है कि WHO की 2 मुतय्यन करदा इंटरवेंशंस हैं। एक तो मच्छरदानी का इस्तेमाल और दूसरा होता है स्प्रे किया जाता है। अब दोनों के लिए घर का एक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। ख़ासकर मच्छरदानी लगाने के लिए आपको कुछ स्टिक्स भी चाहे 4 स्टिक्स चाहिए होती हैं, जिसके बाद लोग गो के हमने WHO ग्लोबल फंड की सपोर्ट से तकरीबन 4 मिलियन मच्छरदानियाँ इन इलाकों में बांटी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने बांटी हैं। लेकिन मसला ये है कि उनको लोग इस्तेमाल करना उनको मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लोग आरजी कैंपों में रह रहे, ख़ासकर टेंट के अंदर मच्छरदानी नहीं लगाई जा सकती। तो इस वजह से हमने जो इस वक्त जो हमारी ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो ये है कि हम स्प्रे भी साथ साथ करें, क्योंकि पहले स्प्रे नहीं इस पर होता रहा। लेकिन जो हमें हालात नज़र आए हैं, जिस तरह मलेरिया फैला है और जिस तरह हमें मच्छरों की नई अक़साम को नज़र आई है और वो भी घरों के अंदर पाई जा रही है, तो हमने मच्छरदानी के इस्तेमाल के साथ साथ हमने स्प्रे को भी क्या फोकस किया जाए, क्योंकि स्प्रे वो इंटरवेंशन है जो जल्दी मलेरिया को नीचे लाती है। मच्छरदानी का देखिए, मच्छरदानी में हम लोग बच्चे या घर वाले सोएंगे रात लेट आवर में 10-12 बजे, क्योंकि मीडिया का दौरा, लोग ज़्यादा देर तक टीवी देखते रहते हैं, तो वो सोने के लिए बहुत लेट आवर्स में जाते हैं, जबकि मच्छर के काटने का टाइम वो मगरिब के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है। तो वो जो 4-5 घंटे का जो गैप है वो हमारे लिए चैलेंज है। तो उसके लिए फिर हमने कहा कि स्प्रे भी किया जाए और इसके लिए हमने बाकायदा टीमें बनाई हैं, बाकायदा इसके लिए हमने WHO ने हमें सपोर्ट दिया है, ग्लोबल फंड हमें बहुत अच्छी सपोर्ट दे रहा है। कि पहले चूँकि स्प्रे होता ही नहीं था पाकिस्तान में, सिर्फ हम मच्छरदानी पे हम ज़्यादातर फोकस करते थे, लेकिन इस साल इन हालात को देखते हुए जो मलेरिया की सिचुएशन और मच्छरों की अफजाइश देख के हमने मच्छरदानी के साथ साथ हमने स्प्रे को भी फोकस शुरू कर दिया। ये मुझे बताएं कि जो स्प्रे है या मच्छरदानियाँ, तो ये तो आप हुकूमत की तरफ से या जो अदारे काम कर रहे हैं वो बांटेंगे वहाँ पे, लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए? जो कम्युनिटी लैब जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हमारे लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, और इसमें इसलिए हम ये कह रहे हैं कि लोगों को हम यही कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो ज़्यादा हो सके वो मच्छर भगाओ तेल लगाएं, घरों के अंदर थोड़ी सी आग जो धुआं छोड़े, क्योंकि ये वो इंटरवेंशन है जो कम्युनिटी लेवल पे होती हैं और इन्हीं पे हमें। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि हमारे पास जो सिचुएशन है अब वह इन जो सैलाब इलाकों में वो ये है कि ये इंटरवेंशन हाउस लेवल पे हो नहीं पा रही। तो उनका जितना फोकस है वो गवर्नमेंट की इसी चीज़ के ऊपर है कि हमें मच्छरदानी दी जाए, हम स्प्रे गवर्नमेंट करे आके, तो यही ज़्यादा। और जो घरों के लिए लोगों को हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप पूरी फिर आस्तीन वाले कपड़े पहने,
अब ये सारी चीज़ें वो है जो एक चैलेंज है। प्रोफेसर साहब, बहुत सारे अदारे हैं जो कि इस वक्त लोगों की हेल्थ केयर के लिए सैलाब ज़दा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर काम कर रहे हैं। बच्चों की खसूसी निगहदाश्त के हवाले से अगर आप उनको कुछ टिप्स दे सकें, कुछ बुनियादी बातें उनको बता सकें कि उनको क्या करना चाहिए। जी डॉक्टर जफर, दो देखें फेजेस थे। एक तो जो इमीडिएट एक रिस्पांस था टू इमरजेंसी सिचुएशन, उसमें तो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, फूड था, शेल्टर था और एक हेल्थ केयर थी। अब रिहेबिलिटेशन फेज में जब आप जा रहे हैं तो फिर थोड़ा इससे ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। अब ये है कि उनको बच्चों के हवाले से जो चीज़ें हैं, बाकी तो मैं छोड़ देता हूँ जी, कि एक तो सबसे बड़ा ज़रूरी एक काम है कि ये प्योर वाटर सप्लाई, पानी का एक बड़ा इशू था, ये इस अरसे में बड़ा इशू था। हमने इसी तरह एक और बड़े बच्चों के लिए एक डायरिया पैक बनाया था, जिसके अंदर एक तो वाटर प्योरिफिकेशन टैबलेट थी, इसके अलावा नमकोल ORS के पैकेट थे और जिंक सिरप था। तो ये और एक आप समझ लें कि मालूमाती एक किताबचा भी था ताकि लोग उसको पढ़ सकें लोकल लैंग्वेज में। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि उनको साफ़ पानी दिया जाए ताकि उनको पेट की बीमारियां और डायरिया जो है उससे बचा जा सके। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ जो है कि न्यूबॉर्न हेल्थ के लिए उन्हें देखें, जिस तरह की हमने किट बनाई है इस तरह की और भी किट बनाई है, यूनिसेफ ने भी एक किट बनाई है, WHO भी शायद इज आल्सो वर्किंग ऑन सम सॉर्ट ऑफ किट। तो इस तरह की कोई एक पैकेज होना चाहिए कि जिसमें न्यूबॉर्न के हवाले से हो, स्पेशली एक छोटा सा ब्लैंकेट होना चाहिए, कुछ चीज़ें जो है कि कार्ड केयर के लिए होनी चाहिए। तो ये एक और तो नौमौलूद बच्चों की निगहदाश्त के लिए एक आपके पास एक किट होनी चाहिए और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपने पहले भी फरमाए जी। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी क्या चीज़? तीसरी जो है वो कि वैक्सीनेशन तो गवर्नमेंट उनके वैक्सीनेशन जो EPI प्रोग्राम है कि वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेगा और कर रहा है। जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पे फोकस कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं 6 से 2 साल तक के, कि उनके लिए सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, जो कि खुराक का नेमल बदल तो नहीं लेकिन कम से कम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है, कि वो वहाँ पे प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इसके साथ कुछ उनके मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी कुछ आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। कुछ इस तरह के उनके साथ प्ले आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि हम उनकी मेंटल हेल्थ पे भी फोकस कर सकें, जो बच्चों के और साथ उनकी माएँ हैं। इसके अलावा कोई एजुकेशन के लिए भी कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम शुरू किए जा सकते हैं, जो कि फॉर ए टाइम बीइंग बच्चों की एजुकेशन भी वहाँ पे इतना अफेक्ट ना हो। यही वो चीज़ें हैं जो कि अभी अब रिहेबिलिटेशन में के लोग उसके बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि उनको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है। आखिरी सवाल मुख्तार साहब आपसे, मौसम की तब्दीली का मलेरिया के साथ बड़ा ताल्लुक़ होता है। सर्दी मच्छर पसंद नहीं करते। आप आने वाले वक्त में ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल में कि मच्छर मलेरिया आप जैसे कह रहे हैं कि बाज़ ज़िलों में 20 गुना ज़्यादा हो गया है, तो आने वाले वक्त में आप क्या देख रहे हैं? आने वाले चंद महीनों के अंदर मलेरिया की क्या सूरत हाल होगी इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर? नहीं, ये बहुत अहम सवाल है। इसमें हम डिस्कस भी करते रहते हैं कि इस साल जो हमें मलेरिया की सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है, नवंबर के बाद हमारा मलेरिया कम होना शुरू हो जाता है और दिसंबर में नॉर्मल सिचुएशन पे आता है, हमारा मलेरिया तकरीबन ना होने के बराबर होता है। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में मलेरिया सारा साल चलता है। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे 34 डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर मलेरिया ज़्यादा और फ्लड भी बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उससे हमें इस साल जो महसूस हो रहा है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये कि मलेरिया हमारा इस साल जो है मार्च तक चलेगा। प्रोफेसर साजिद साहब, डॉक्टर मुख्तार साहब, आपकी हमारे प्रोग्राम में आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुफीद गुफ्तगू हुई। नाजरीन, जैसा कि हमने अपने दोनों माहिरीन से सुना कि गो के
अमूमी तौर पे सैलाब और उसके नताइज से जो कौमी तवज्जो है वो ज़रा कम है, लेकिन सेहत आमा के मसाइल न सिर्फ हैं बल्कि बहुत ज़्यादा शदीद नौइयत के हैं और बढ़ रहे हैं। बच्चों की निगहदाश्त के हवाले से, मलेरिया और डेंगू के फैलाव के हवाले से बहुत मुफीद मालूमात यकीनन आपने रिसीव की। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा इसी सिलसिले के एक और प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।